तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन मेरे विचारों को कैसे मारोगे। एक नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सोच बन गया। एक नाम जो हर उस जगह सुनाई देती जहां इंजस्टिस और क्रांति के लिए आवाज उठाई जाती थी। एक नाम जो दुनिया भर के ऑब्सेस लोगों के लिए मसाल बनकर चमकता रहा, अर्नेस्टो चे गवारा। पर चे का सफर सिर्फ एक आम इंसान का सफर नहीं था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करता था, पर जब उसने देखा कि बीमारी सिर्फ शरीर के अंदर ही नहीं बल्कि समाज के जड़ों में भी है, तब उसने इलाज का तरीका बदलने का फैसला किया और सर्जरी की छुरी की जगह बंदूक उठाई। जब चे 15 साल के थे तब उन्हें कॉलेज की तरफ से एक पॉलिटिकल रैली में जाने को कहा गया था। तब इसने कहा कि रैली में जाऊं ताकि पुलिस डंडे मारकर भगा दे, अगर रैली में भेजना ही है तो एक गन दे दो। चे गवारा ने क्यूबा का ना होते हुए भी क्यूबा को अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट से आजादी दिलवाई। इन्होंने क्यूबा ही नहीं बल्कि कई और देशों की भी क्रांति की लड़ाई लड़ी। क्यूबा को आजाद करवाने के बाद चे चाहते तो पूरी जिंदगी फिदेल कास्ट्रो के साथ क्यूबा पर राज कर सकते थे, पर चे का जीवन सिर्फ क्यूबा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया से कैपिटलिस्ट को उखाड़ कर फेंक देना चाहते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि चे एक बॉर्न रेवेलियन थे, जिसकी जिंदगी का मकसद ही क्रांति को जिंदा रखना था। पर किसी भी इंसान का कैरेक्टर पूरी तरीके से अच्छा या पूरी तरीके से खराब नहीं होता। तो आखिर कौन थे चे गवारा और क्यों आज भी दुनिया भर में इन्हें रेवोल्यूशनरीज का पोस्टर बॉय की तरह देखा जाता है। 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में जन्मे अर्नेस्टो गवारा, जिनका नाम आगे चलकर होने वाला था चे गवारा। ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आते थे, जहां इनके पिता एक लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले थे। जहां 5 बच्चों में ये घर के सबसे बड़े लड़के थे। इनका परिवार एक अपर मिडिल क्लास परिवार से आता था, जिसके कारण चे को कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। हालांकि चे का जन्म अर्जेंटीना में तो हुआ था, लेकिन इनके एंसेस्टर्स आयरलैंड से आते थे। इसके कारण चे ने बचपन से ही अपनी दादी से आयरलैंड की काफी कहानियां सुनी। और तो और चे का बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इनके घर में 3000 बुक्स की एक लाइब्रेरी थी, जहां चे अपना ज्यादातर समय बिताते थे। अस्थमा से परेशान होने के बावजूद इनकी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। अस्थमा होने के बावजूद चे एक बेहतर एथलीट, स्विमर, फुटबॉलर, शूटर, साइकिलिस्ट और नेशनल लेवल रग्बी प्लेयर थे। साथ ही काफी कम उम्र से चे पोइट्री और पॉलिटिक्स दोनों में इंटरेस्टेड थे, जिसके कारण इन्होंने पाब्लो नेरुडा, जॉन क्लीट से लेकर कार्ल मार्क्स, विलियम फॉकनर और व्लादिमीर लेनिन जैसे लोगों को काफी ज्यादा पढ़ा, जिसके कारण नॉलेज में इनका मुकाबला कर पाना आसान नहीं था। 1948 में ब्रूनस एयर्स यूनिवर्सिटी में उनका डॉक्टर का सफर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने ट्रॉपिकल डिजीज पर रिसर्च की। इनकी इंटेलिजेंस और ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट ने उनको सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान बनाया, जो दुनिया के दुख दर्द को समझना चाहता था। चे का अर्ली चाइल्डहुड जिस जगह पर बीता था, वहाँ उन्होंने गांव की लाइफस्टाइल और वर्किंग क्लास के स्ट्रगल को काफी क्लोजली देखा। एक अच्छे डॉक्टर बनने का सपना लेकर चलने वाले चे का सफर धीरे धीरे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरफ बढ़ रहा था, और उनके विचारधारा सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके नजर में बीमारियों का असली कारण गरीबी और इनइक्वालिटी था। जिसके बाद चे ने पूरी लैटिन अमेरिका का टूर करने का सोचा और 1951 में अपने दोस्त अल्बर्टो गर्नेडो के साथ पूरे 8 महीने के लिए अपनी सबसे यादगार सफर पर निकल पड़े। और यही ट्रिप चे की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। अपनी इस 8000 माइल्स की ट्रिप पर उन्होंने चिली, पेरू, कोलंबिया जैसे देशों के गरीब और शोषणग्रस्त लोगों से मुलाकात की और पीसेंट्स, फार्मर और पुअर की कंडीशन को देखा। ये देखकर ये काफी शॉक हो गए। इन्होंने चंद पैसों के लिए लोगों को घंटों धूप में काम करने के बावजूद बिना किसी चादर के सड़कों पर सोता देखा। भूख से रोते बिलखते बच्चे और बूढ़े देखे। उन्होंने देखा कि किस तरह कैपिटलिस्ट देशों की बड़ी कंपनियां लैटिन अमेरिका के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रही है। माइनिंग कैंप्स में उन्होंने देखा कि किस तरह लेबर बिना किसी सेफ्टी के काम कर रहे हैं और उनका शोषण हो रहा था। ये मोमेंट उनकी रेवोल्यूशनरी थॉट का आरंभ था। इस सफर में चे अपने साथ एक डायरी रखा करते थे और उसमें तारीख और अपने एक्सपीरियंस को नोट किया करते थे। आगे चलकर उनके इन्हीं एक्सपीरियंस को मोटरसाइकिल डेयरीज का नाम मिला। मोटरसाइकिल डेयरीज नामक उनका यह सफर एक किताब और एक फिल्म भी बना। साथ ही यह बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रही। इस जर्नी से लौटने के बाद चे गवारा ने पॉलिटिक्स और रेवोल्यूशंस में एक्टिव रहना शुरू कर दिया था। चे का यह सफर उनके अंदर एक नए अध्याय का आरंभ था और इस सफर से वो अब एक रेवोल्यूशनरी थिंकर बन चुके थे। रिच फैमिली से होने के बावजूद भी
चे ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए काम करने में निकाल दी। चे ने अपनी रेवोल्यूशंस की शुरुआत ग्वाटेमाला से 1953 में करी। उस समय यहाँ के प्रेसिडेंट जैकोब आर्बेन्स थे, जो सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंस को ठीक करना चाहते थे। पर कैपिटलिस्ट देशों को उनका ये आइडिया कुछ राज नहीं आया। इस वजह से CIA ने आर्बेन्स की गवर्नमेंट के पीछे पड़ गई और ग्वाटेमाला से आर्बेन्स को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और ग्वाटेमाला में अमेरिकन मिलिट्री को तैनात कर दिया गया। इस वक्त तक चे अमेरिका की हर गतिविधि को नोटिस कर रहे थे और ग्वाटेमाला में अमेरिका की इस तख्ता पलट से चे समझ चुके थे कि अमेरिका आने वाले समय में हर प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट कंट्री को अपोज करेगा और वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन लाने के लिए चे ने हर रेबेलियन ग्रुप को ज्वाइन किया ताकि वो अमेरिका को सबक सिखा सके। लेकिन किसी भी पावरफुल ग्रुप का हिस्सा ना होने के कारण चे को ग्वाटेमाला से जाना पड़ा। ग्वाटेमाला वो जगह थी जहाँ अर्नेस्टो राफेल गवारा को चे गवारा का नाम मिला। ग्वाटेमाला में मिली हार के बाद 1954 में चे ने मेक्सिको जाने का प्लान किया, जहां उनकी मुलाकात क्यूबन ब्रदर्स फिदेल और राउल कास्त्रो से हुई, जो क्यूबा से अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट को हटाने के लिए काम कर रहे थे। उन दिनों क्यूबा में वहां की मिलिट्री डिक्टेटर फुलजेंसियो बतिस्ता का राज चल रहा था, जिसके खिलाफ फिदेल कैस्ट्रो ने जंग छेड़ रखी थी। क्यूबा की इंडिपेंडेंस के बाद से ही अमेरिकन गवर्नमेंट क्यूबा पर अपनी कंट्रोल के लिए क्यूबा की सरकार को फंड करती थी और इनडायरेक्टली क्यूबा पर अपना राज बनाए रखती थी। ऐसे में फिदेल कैस्ट्रो ही ऐसे शख्स थे जो क्यूबा की फुलजेंसियो बतिस्ता सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई और देश भर में बगावत कर दिया। धीरे धीरे पूरे क्यूबा में मिडिल क्लास लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो गए, लेकिन उन्हें तब तक सफलता नहीं मिली थी। फिर जब 1955 में कैस्ट्रो की मेक्सिको सिटी में चे गवारा से मुलाकात हुई और फिदेल ने चे को क्यूबा आने का इन्विटेशन दिया और बिना किसी झिझक के चे भी इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए और अपने वेपनाइज्ड रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ क्यूबा में दाखिल हो गए। फिदेल कैस्ट्रो चे की इस आइडिया से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे चे को 26 जुलाई मूवमेंट का हिस्सा बना लिया। इस मूवमेंट के तहत फिदेल कैस्ट्रो और 82 वेपनाइज्ड रिवॉल्यूशनरीज का एक ग्रुप तैयार होता है, जिसे खुद चे और कैस्ट्रो ने मिलकर तैयार किया था। चे की इस मूवमेंट में कॉम्बैट मेडिसिन और मिलिट्री ट्रेनिंग देने का काम करते थे। इस ट्रेनिंग में चे गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, जो उन्हें मेक्सिको सिटी में ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। सियरा माइस्त्रा माउंटेन में गोरिल्ला सोल्जर्स को डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी और वॉर कॉम्बैट सिखाई। ट्रेनिंग में पूरी जान लगा देने के बाद कैस्ट्रो ने क्यूबा में चुपचाप एक ग्रैंडमा नाम की शिप का इस्तेमाल किया। पर इससे पहले कि चे और कैस्ट्रो का ग्रुप क्यूबा में लैंड कर सकता, बतिस्ता गवर्नमेंट को उनके इस प्लान के बारे में पता चल गया और उन्होंने बुरी तरह से 26 जुलाई मूवमेंट को खत्म कर दिया और ऑलमोस्ट सारे लोग मार दिए गए और जो लोग बचे उनमें से चे और कैस्ट्रो भी शामिल थे और ये लोग भागकर सियरा माइस्त्रा के जंगलों में चले गए। अब चे और कैस्ट्रो के पास एक ही ऑप्शन था कि वो लोगों को गन पकड़ाएं और हिंसक तरीके से क्यूबा में तख्ता पलट करी जाए। जुलाई मूवमेंट फेल होने के बाद सियरा माइस्त्रा माउंटेन में चे ने अपनी न्यू ट्रेनिंग कैंप बनाई। इस बार तैयारी और लोग दोनों ही पिछले बार से ज्यादा थे और तो और यहाँ चे को लोकल लोगों का भी फुल सपोर्ट मिला। सियरा माइस्त्रा में रहने के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ ना तो बच्चों का कोई भी स्कूल है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी और ना ही हेल्थ केयर की कोई अच्छी फैसिलिटी है। साथ ही 40% लोग इलिटरेट हैं। वॉर की प्रैक्टिस के साथ ही चे ने यहाँ पर कई सारे ग्रेनेड्स बनाने के लिए फैक्ट्रीज खुलवाई। खाने की परेशानी को खत्म करने के लिए यहाँ बेकरीज को खोला गया और इन सब से हटकर कई स्कूल्स को भी खोले जाते हैं। और एक डॉक्टर होने के नाते चे ने हेल्थ केयर पर भी बहुत फोकस किया। यह सब कुछ करने के बाद चे लोगों के बीच फेमस होने लगे और लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे। चे ने एसिमेट्रिकल वारफेयर का उपयोग करा, छोटे छोटे टीम बनाकर क्यूबन आर्मी पर सडन अटैक्स किए, जिससे बतिस्ता की आर्मी को पीछे हटना पड़ा। और एक समय आया जब बतिस्ता की आर्मी चे की आर्मी के सामने हार गई और क्यूबा में फिदेल कैस्ट्रो का सरकार बन जाता है। और यहीं पर लोगों की चे के एक और चेहरे से मुलाकात होती है। चे को जब भी किसी पर शक होता तो वो उसे मौत के घाट उतार देते और जो भी उनकी बात नहीं मानता और गन ट्रेनिंग और एजुकेशन में ध्यान नहीं लगाता, चे उन्हें मारने में एक पल का भी समय नहीं लगाते। चे को किसी भी तरीके की प्रूफ की जरूरत नहीं होती थी। वह शक के आधार पर ही किसी को भी मारने में नहीं झिझकते थे। कैस्ट्रो जब क्यूबा का प्रेसिडेंट बने तब सेकंड इन कमांड चे को बनाया गया, पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी चे के ऊपर ही थी, जिसका मेन कारण था कैस्ट्रो का चे के ऊपर विश्वास। लेकिन बरसों तक क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार लाने की कोशिश करने वाले चे को ये डर सता रहा था कि क्यूबा में अब भी कैपिटलिस्ट के सपोर्टर बचे हुए हैं और इसी के साथ चे ने क्यूबा में दहशत फैलाना शुरू कर दिया। कैस्ट्रो ने चे को वक्त के साथ कई जिम्मेदारियां भी दी
जैसे चीफ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा और प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज भी बनाए गए। चे क्यूबा के तरफ से कमाल के डिप्लोमेट भी थे। ये क्यूबा का पॉइंट ऑफ व्यू खुलकर रखते थे और कई बार इन्होंने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज को खुलकर क्रिटिसाइज भी किया। चे का मानना था कि जो लोग कम्युनिस्ट को सपोर्ट नहीं करते वो क्यूबा में नहीं रह सकते। अपने समय में चे ने क्यूबा में कई बदलाव लाए, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव था एग्रीकल्चर का। और जिस तरह चे ने सियरा मास्टर में लिटरेसी पर ध्यान दिया था, उसी तरह क्यूबा में भी एजुकेशन पर काफी ज्यादा फोकस किया गया, जिसका असर ये हुआ कि 1959 से पहले क्यूबा की लिटरेसी रेट जो केवल 60% हुआ करती थी, साल के एंड तक वो बढ़कर 96 तक पहुंच गई। चे अपने असूलों को लेकर इतने स्ट्रिक्ट थे कि इन्होंने अपनी वाइफ को सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठाने से मना कर रखा था। अमेरिका से लगातार टक्कर के कारण क्यूबा की रिलेशन अमेरिका से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और ये वर्ष तब हो गई जब यूएसएसआर से क्यूबा ने हाथ मिला लिया, क्योंकि दोनों कंट्रीज के सरकार चलाने का तरीका बिल्कुल सेम था, क्योंकि दोनों ही कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, जिसके कारण कोल्ड वॉर के वक्त क्यूबा यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था। और इस वक्त ही यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल करने की बात करी, जिसे चे और कैस्ट्रो ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ क्यूबा को लगा कि मिसाइल इंस्टॉल करने के कारण अब अमेरिका उन्हें परेशान नहीं करेगा, पर हुआ कुछ और। मिसाइल इंस्टॉल करने के बाद दुनिया के दो बड़े देश अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे के खिलाफ जंग करने के लिए खड़े हो गए। माहौल इतना खराब हो चुका था कि किसी भी वक्त थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था, जिसका नाम पड़ा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और यूएसएसआर ने पीस मेकिंग के कारण क्यूबा से मिसाइल हटा लिए, जिससे क्यूबा की रिलेशन अब यूएसएसआर से भी बिगड़ गई थी। दिसंबर 1964 में चे न्यूयॉर्क का दौरा करते हैं और यूएन में एक स्पीच देते हैं, जिसकी फेमस क्लिप आपने देखी ही होगी। पात्रिया ओ मुएर्ते। अब चे एक वेल सेटल लाइफ जी रहे थे, लेकिन अब भी उनके मन में रेवोल्यूशन की जिज्ञासा थी और कैस्ट्रो से बात करके वो फाइनली क्यूबा से चले गए। 2 सालों तक किसी को कुछ भी नहीं पता था कि चे इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। और इस दौरान वो कांगो में पैट्रिक लुम्बा के साथ मिलकर सिविल वॉर का हिस्सा बने हुए थे। पर पैट्रिक के पास ना तो ट्रेन आर्मी थी और ना ही इनके पास कोई प्रॉपर प्लान, जिसके चलते चे को यहाँ पर फेलियर का सामना करना पड़ा और कांगो से भागना पड़ा। और 1966 में चे ने बोलिविया में रेवोल्यूशन का प्लान बनाया और एक गोरिल्ला ग्रुप को लीड करने लगे। पर यहाँ भी बोलिविया की आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग और एडवांस थी, जिस कारण यहाँ भी चे को हार का ही सामना करना पड़ा। और तो और 7 अक्टूबर 1967 को एक लोकल ने सीआईए को चे का लोकेशन बता दिया और 8 अक्टूबर 1967 को सीआईए और बोलिवियन आर्मी 1800 की फोर्स लेकर आई और चे को पकड़ लिया और ले जाकर एक स्कूल में रख देती है और इन्हें मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। मारियो तरेन को चे को मारने का काम दिया जाता है, लेकिन सर में एक भी गोली मारने से मना किया जाता है, जिसके बाद 9 गोली मारकर चे का इनकाउंटर कर दिया जाता है। मरने के बाद चे के हाथों को काटकर अपने पास रख लिया जाता है, जिससे चे के फिंगरप्रिंट से यह साबित हो सके कि यही चे गुवेरा है। चे के मरने के बाद क्यूबा में पब्लिक मौन रखा गया और मौत के सालों बाद 1997 चे के बचे हुए अवशेषों को क्यूबा लाया गया और पूरी सम्मान के साथ चे का लास्ट राइड को पूरा किया गया। चे के सम्मान में उनके बर्थ प्लेस अर्जेंटीना रोसारियो में 2008 में एक स्टैचू भी बनवाई गई और आज भी चे को लोग क्रांति और रेबेलियंस का चेहरा मानते हैं, जिसने अपना पूरा जीवन क्रांति को जगाए रखने में लगा दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस ला सके।